अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कुछ अहम और बड़े फैसले किए गए हैं। इजलास में पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और पाकिस्तान ने अपना आगे का लाहे अमल भी तय कर लिया है। इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली ऐलाने जंग कंसीडर की जा रही है। अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर है। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा ताकि भारत दोबारा पाकिस्तान पर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 दफ़ा सोचे। भारत में किस किस्म की कशीदगी है इस वक्त और पाकिस्तान में क्या हालात जो हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। बुखारी साहब, सबसे पहले तो पहलगाम में जो कुछ हुआ उसकी हमने मजम्मत की है और प्रोग्राम में भी हमने मजम्मत की थी। बुखारी साहब, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए हैं। पहले तो इस इजलास की सिग्निफिकेंस के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर आपसे फर्दर भी इस पर बात करूँगी मैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से जल्द पर बाजी में हिंदुस्तान ने इल्ज़ामात लगाए आयद किए पाकिस्तान के ऊपर, जो कुछ पहलगाम में हुआ उसके मुकाबले में इंतहाई मैच्योरिटी के साथ, इंतहाई सुकून के साथ हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसका इजलास बुलाया गया और उसके अंदर एक लंबी गुफ्तगू के बाद अहम फैसलों तक पहुंचा गया। तो एक तो ये फैसले जो हैं ये अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक और बहुत ही मैच्योर्ड रिस्पॉन्स है। ये मेरे ख्याल से ये कहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि सफारती सतह पर और तिजारती तौर पर हिंदुस्तान को ब्लीड कराया जाए, क्योंकि वो हमें धमकी दे रहे हैं आबी दहशत गर्दी के ज़रिए कि हम जो है वो सिंध तास मुआहदे को मनसूख कर देंगे या मुअत्तल कर दिया उन्होंने। पहली बात तो ये है कि वो ये कर नहीं सकते। ये उनकी कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि उसमें वर्ल्ड बैंक इज द गारंटर एंड द आर्बिट्रेटर। बिल्कुल। तो उस सालसकार भी वही है और गारंटर भी वही है। तो कोई भी एक फरीक अपनी मर्जी से इस मुआहदे को मुअत्तल या मनसूख नहीं कर सकता। ठीक। आप अपना केस लेके वहां जाते हैं, वहां सुनवाई होती है, उसके बाद उसके ऊपर फैसला होता है कंसेंसस के साथ। लेकिन जो मुझे खुशी है जिस बात की, इसका जवाब जो हमने दिया है वो ये है कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो हम शिमला मुआहदा भी तोड़ देंगे। जी। शिमला मुआहदा तोड़ना जो है वो लोगों को मेरे ख्याल से जल्दी से समझ नहीं आई है कि क्या है उसकी भी सिग्निफिकेंस। शिमला मुआहदे में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि मसला कश्मीर जो है उसको बाइलैटरल इशू करार दे दिया गया था कि ये दो मुल्कों के बीच है, ये आपस में बैठ के इसको तय करेंगे। अगर हम उस मंसूबे को यानी उस मुआहदे को मनसूख कर देते हैं तो कश्मीर का इशू मल्टीलैटरल बन जाएगा, यानी हम दूसरी दुनिया के लोगों को भी उसमें मुलव्वस कर सकते हैं कि वो हमारा साथ दें। तो ये बहुत बड़ा एक ब्लो होगा, सफारती, इसको आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक ब्लो टू इंडिया कि शिमला मुआहदा हम तोड़ दें और ये इस इशू को फिर हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर लेके जाएं कि जनाब यहाँ हल करें, आप यूनाइटेड नेशन करें, सिक्योरिटी काउंसिल करें वगैरह वगैरह। एक तो ये। दूसरी बात ये है ट्रेड हमने फैसला किया है कि हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के लिए किसी किस्म की भी ट्रेड जो है उसके ऊपर पाबंदी होगी। अब हम फैसलों का तफसील से जिक्र करेंगे, मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि भारत का जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है इट कम्स टू ए हॉल्ट। कराची के ज़रिए सामान अफगानिस्तान जाता था और अफगानिस्तान से सामान वाघा के बॉर्डर के ज़रिए जाता था, ये दोनों बंद कर दिया। तो एक तो सफारती सतह के ऊपर जो मैंने कहा कि हम शिमला मुआहदा जो है उससे निकल सकते हैं। दूसरा, तिजारती तौर पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने ये बॉर्डर भी बंद कर दिया है और वहाँ से अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी बंद हो रही। तीसरी, सबसे ज़्यादा बिग ब्लो है टू इंडिया, वो है कि हमने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया है फॉर एनी फ्लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया, ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया, फ्रॉम इंडिया। ये कितनी 100 फ्लाइट्स इसके साथ डेली की बुनियाद पर मुतासर होंगी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये रूट ना मिलने के बाद उनको कितने लंबे लंबे चक्कर काट के रूस जाना पड़ेगा, अफगानिस्तान आना पड़ेगा और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो अभी से बैठ के आंखों में मुक्के दे के रो रहे होंगे इसके ऊपर। एनीवे, द रिस्पॉन्स इज मैच्योर्ड एंड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल, क्योंकि सारे लोग ये तवक्को कर रहे थे कि हमें दंदा शिकन जवाब देना चाहिए। ये बज़ाहिर इट साउंड्स वेरी मैच्योर्ड पीसफुल मैसेज, बट इसके अंदर जो गंभीरियत है वो जल्दी पता लग जाएगा जो इंडिया के जो पॉलिसी मेकर हैं। दूसरे और एक बात और वो ये कि मोदी से किसी किस्म की खैर की तवक्को रखना वैसे ही बस है,
क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक एंटी मुस्लिम जी किस्म की चीज़ है, जी बल्कि उसके दौर में अक़लियतें वहाँ महफूज है ही नहीं। करेक्ट। वहाँ पर सिखों के साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ है, वहाँ कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ ईसाइयों के साथ क्या हुआ, जिस तरह सीरीज ऑफ चर्च जलाने के वाक़यात हुए। लेकिन हिंदुस्तान से भी सेन वॉइसेस आ रही हैं। आप देखिए वो जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, वो क्या बोले हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर इल्ज़ाम लगाया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर पर कि उनके दौर में, उनके अहद में अक़लियतें जो है महफूज नहीं है। बिल्कुल, तो ये आवाज़ें अब कश्मीर के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये सब कुछ जो है ये हिंदुस्तान का खुद किया धरा है और इल्ज़ाम इसका पाकिस्तान धरा है। इंटरव्यूज़ चल रहे हैं पूरी दुनिया के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, हमने चलाए हैं। मकबूजा कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि ये भाई साहब इवन भारत के अंदर भी मोदी की जो मकबूलियत है उसमें कमी आई है। इनका जो पिछली दफ़ा वोटिंग पैटर्न था वो नीचे आ गया था, तो शायद ये भी एक वजह समझी जा सकती है। जिस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए जाते हैं उसमें भी मोदी अपनी पोजीशन को सस्टेन करने के लिए या अपने पॉलिटिकल करियर को थोड़ा बैलेंस करने के लिए इस किस्म के भोंडे इकदाम करता है। देखें, जहाँ तक मोदी का ताल्लुक है, मोदी एंड मोदीज इंडिया जी दे आर एक्सपोज्ड। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, गोदी मीडिया भी एक्सपोज हो चुका है जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, जो सिख लीडर का कत्ल किया गया था वहाँ पर, उसमें उन्होंने गिरफ्तार किया रॉ का बंदा जो है, उसको डिपोर्ट किया वहाँ से उन्होंने। बिल्कुल। उसके बाद अमेरिका ने धमकी दी मोदी को कि अगर ये जो वाक़या हुआ है कनाडा में, अगर इस तरह की हरकत अमेरिका में की गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि प्लान था रॉ का कि वहाँ पर जो सिख लीडर पतवंत सिंह है उसका भी कत्ल कराया जाए, जिस तरह निजर का कत्ल कराया। बिल्कुल बुखारी साहब, ये जो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने की है, इसके बाद इंडिया से भी आवाज़ें उठ रही हैं। हम एक दफ़ा प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं कि क्या कहा जा रहा है उनकी जानिब से। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। बुखारी साहब बड़ी दुरुस्त बात कही है कि गवर्नमेंट का एजेंडा है और 2019 से भारत चाहता है कश्मीर को ख़त्म करना। बुखारी साहब, ये बात सोचने के काबिल भी है कि 7 लाख फौजी डिप्लॉय थे उस एरिया में, उसके बावजूद इस किस्म का इंसिडेंट हो ही नहीं सकता अगर सोचा जाए तो। 7 लाख नहीं, अब 10 लाख। बिल्कुल, तो इस किस्म का किस तरह से पॉसिबल है? देखिए, मैं इसके बारे में कल अपनी राय दे चुका हूँ कि अगर इतनी फौज वहाँ होने के बावजूद, अगर इतने सिक्योरिटी के इकदाम होने के बावजूद, जो कर्फ्यू किस्म की सूरत हाल वहाँ दिखाते हैं, अगर इतनी डीप पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर हो सकती है पाकिस्तान की, तो वहाँ के फ़ौजियों को भी डूब मरना चाहिए, वहाँ की हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये प्रोपेगेंडा है। आप देखें, ये आवाज़ आज़ाद कश्मीर की नहीं थी, ये मकबूजा कश्मीर की आवाज़ है जहाँ ये वाक़या हुआ है। और 2-3 जो बड़े झूठ पकड़े गए हैं मीडिया के, एक तो ये कि उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्द आए थे, हमने उनमें से 2 दहशतगर्दों को मार दिया। वो 2 60 साल से बड़ी उम्र के चरवाहे थे जो अपने जानवरों के पीछे चेज करने के लिए वो गए थे। फिर उन्होंने कहा कि एक नेवी का ऑफिसर जो है वो और उसकी बेगम कत्ल हो गए। वो चिल्ला के बेगम और वो कह रहे हैं कि हम तो जिंदा बैठे हैं। हाँ जी, ये हमारी कौन सी लाशें दिखा दी हैं इन्होंने। ये तो हाल है हिंदुस्तान के मीडिया का। तो ये एक्सपोज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और होते जाएंगे। देखिए, दिस बुचर ऑफ गुजरात कॉल्ड बूदी, ये इतना बड़ा टेररिस्ट था कि अमेरिका ने इसके दाखिले पे पाबंदी लगाई हुई थी। आपको तो याद है ना। अभी हम एक तफसील भी पूरी बयान करेंगे कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का की एक तारीख है पूरी हिंदुस्तान की, ये क्या है, वो हम अपने यानी व्यूअर्स को बताएंगे। अब आ जाइए जनाब, फैसले क्या हुए जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने वाज़े तौर पे बता दिया हिंदुस्तान को कि अगर आप सिंध तास मंसूबे को टच भी करेंगे तो हमारे साथ जितने भी आपके 2 तरफा मुआहदे हुए हैं हम सारे मुअत्तल कर देंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, ठीक है जी। जो सिर्फ शिमला मुआहदे तक महदूद नहीं रहेगा, जब तक भारत सरहद पार कत्ल गारत, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अदम पासदारी से बाज नहीं आता, हम सारे मुआहदे मुअत्तल कर सकते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर देगा। मैंने कहा आपसे कि यहाँ से अफगानिस्तान से जो चीज़ें आती थी वो वाघा के ज़रिए हिंदुस्तान जाती थी, बंद। ठीक है जी। जो लोग दुरुस्त कानूनी तरीके से पाकिस्तान भारत सरहद अबूर कर चुके हैं वो इस रास्ते से फौरी तौर पर वापस जा सकते हैं, लेकिन 30 अप्रैल 2025 के बाद ये सहूलत बंद कर दी जाएगी। लेकिन एक बहुत मैच्योर फैसला और बहुत अच्छा फैसला किया उन्होंने कि जो सिख यात्री आए हुए हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भी है कि वी आर नॉट अगेंस्ट आई मीन माइनॉरिटीज़, वी रिस्पेक्ट अदर पीपल्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स,
लेकिन चूंकि हिंदुस्तान ने एक घटिया हरकत की है, हमें मजबूरन करनी पड़ रही। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो बायलैटरल लेवल पर आपको करने पड़ जाते हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, और जिस तरह से इजलास में ये भी कहा गया है कि अगर पानी बंद करता है भारत तो फिर इसको ऐलान जंग समझा जाएगा। देखिए, ये एक्ट ऑफ वॉर तो होगा इसलिए कि 3 दरियाओं का पानी पहले भारत बंद कर चुका है और सिंध ताज मंसूबे से अगर वो निकलता है तो फिर हमारे ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है कि हम किसी भी मुआहदे के पाबंद रहें। ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरतमंदाना फैसला है। बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल फोरम पर भी हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? जिस तरह से इंडिया ने 24 पहली बात आवर्स के मैंने अंदर आपसे ये कही कि अगर हम शिमला मुआहदे से निकल आते हैं तो हम मल्टीलैटरल लेवल के ऊपर कश्मीर का इशू फिर लेके जाएंगे। बिल्कुल, पूरी दुनिया को बताएंगे कि वहाँ पर स्टेट टेररिज्म अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ये उसके अलावा ये कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे डिफेंस अटैची को, एयरफोर्स अटैची को पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिया है, हमने अटैची समेत उनके जो एडवाइज़र हैं उनको भी पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे के और कहा है कि जाएँ, हमारी जान छोड़ें, यहाँ से दफ़ा हो जाए। अच्छा जी, उसके अलावा हमने भी अमले को रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 55 to 30। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सॉलिड, बहुत मैच्योर्ड और बहुत तकलीफ इंडिया को देने वाला रद्द अमल है जिसकी दाद दी जानी चाहिए। फिर जनाब, वो हमने पहले काफ़ी तफसील के साथ बता दिया आपको कि ये जो एयर स्पेस इस्तेमाल करने के नुकसानात होंगे, इस पर भी ये फैसला 24 घंटे 48 घंटे पर नहीं छोड़ा गया, बल्कि फौरी तौर पर एयर स्पेस हैज़ बिन ब्लॉक्ड। ठीक है जी। ठीक। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि भारत के साथ तमाम तजारत बशमूल किसी तीसरे मुल्क से पाकिस्तान के रास्ते तजारत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। वो मैंने आपको अफगानिस्तान की मिसाल दी है। इसके अलावा जनाब, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है वो ये है कि सारी सियासी तकसीम ख़त्म हो गई है हिंदुस्तान के इस एक्ट के बाद। आपने देखा है पूरी कौम एक आवाज़ के साथ, बिल्कुल, बिल्कुल, एक से जज्बे के साथ, शीशा पिलाई दीवार की तरह से अपनी फ़ौज के भी साथ है, अपनी हुकूमत के भी साथ है, और जो फैसले हुए हैं वो उनका भी मुकम्मल तौर पे साथ देंगे। बुखारी साहब, पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा सॉफ्ट रिस्पांस दिया है। हमने देखा है कि कोशिश करता है पाकिस्तान शुरुआत में कि किसी तरीके से मामलात जो है मुज़ाकरात के ज़रिए किसी तरह से रास्ता निकल आ सके। बुखारी साहब, नरेंद्र मोदी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया ने जिस किस्म का दबाव भारत पर डाला, जिस तरह से स्टैम्प आउट किया गया पीसफुल कॉल्स को, फ्रीडम एंड जस्टिस को, जिस तरह से लोगों को सप्रेस किया गया वहाँ पर, इवन आर्टिकल 370 जब मनसूख हुआ, तो बुखारी साहब आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को आर्टिकल 370 की मनसूखी पर सख्त रिएक्शन देना चाहिए था कि भारत दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करता? यह आपने बहुत दुखती रग मेरी छेड़ दी है। आपको ये तो पता होगा कि ये कब हुआ जी। ये 5 अगस्त 2019 को हुआ था और उस वक्त पाकिस्तान में PTI की हुकूमत थी। और उससे पहले चंद दिन पहले हमारे जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उनकी मुलाकात हुई थी ट्रंप से, अगर आपको याद हो। और उन्होंने बाहर निकल के 2 बातें बताई थी। एक, उन्होंने कहा था कि जी मुझे ट्रंप ने ये यकीन दहानी कराई है कि मैं सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। वो सालिसी ऐसी हमारे गले पड़ी कि 4 दिन के बाद ही उन्होंने वो आर्टिकल 370 रिवोक करके और वहाँ पर उस कश्मीर को हड़प कर लिया, अपने तय कर लिया है। होगा कि नहीं होगा ये तो तारीख बताएगी। और जिस तरीके से वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने शर्मनाक तरीके से इस एक्ट को जस्टिफाई किया है, वो भी मेरा ख्याल है इंटरनेशनल जस्टिस की तारीख में स्याह धब्बा मैं उसको यानी आराम से करार दे सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एंडोर्स किया था ये एक्ट जो है इंडिया का। बिल्कुल बुखारी साहब, ये तो मुहर्रिकात हैं ही बुखारी साहब, लेकिन अब भारत क्या कर रहा है अपने केस को मजीद मजबूत करने के लिए? मैं जो 56 पाकिस्तानी कैदी हैं उनको भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है कि उनसे किसी किस्म के कोई बयान जो है दबाव डाल के दिलवाए जा सके और फिर कोई पाकिस्तान पर मजीद दबाव। देखिए, वो यहीं तक नहीं है बात, वो इस तरह के कैदियों को बाकायदा जाली मुकाबले जो हैं वो दिखा के उनमें हलाक शहीद करके फिर उनके नाम से बयानात मंसूब करते हैं। बिल्कुल करते हैं, हाँ। ये भी हिंदुस्तान, ये मैंने कहा ना कि कोई दुनिया का ऐसा घटिया अमल नहीं है जो हिंदुस्तान नहीं करता है। और अभी भी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो उनके वर्सा हैं उन कैदियों के, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि हिंदुस्तान एक मरतबा फिर यही हरकत दोहराएगा और इन कैदियों को जो है वो जाली मुकाबलों में शहीद करके और उनके नाम से बयानात जो है वो मंसूब करेगा। ये हो गया जी। अगली बात जनाब, गुजारिश ये है कि जो कुछ पहलगाम में हुआ, जिस तरीके से ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की गई, वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो सारी कलई जो है उसकी खुल गई है। जैसा मैंने आपको मिसाल दी नेवल ऑफिसर की और उसकी बेगम, उसकी बीवी की हलाकत की, वो गलत साबित हो गई।
जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी वो 2 टेररिस्ट आए थे जो हमने मार दिए हैं, वो 2 वो भी चरवाहे गलत निकले साबित हो वहाँ गए। पर, तो ये एक्सपोजर जो है ये तो बहुत खौफनाक तरीके से हिंदुस्तान को एम्बेरस कर रहा होगा, दुनिया पूरी जान रही होगी। मेरा ख्याल से अब अगर हम आ जाए इस तरफ के ये जो फॉल्स फ्लैग बिल्कुल ऑपरेशन बुखारी जो साहब, है, एक पूरी हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, ले लें ब्रेक के बाद हम वो भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले भी भारत ने कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए, उसकी हिस्ट्री पर एक बार नज़र दौड़ाते हैं। बुखारी साहब, एक दफ़ा आप हिस्ट्री भी बता दें कि 90 से लेकर अब तक भारत कितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर चुका है। देखिए ये मैं उनका जिक्र करने लगा हूँ, उन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो साबित हुआ बाद में बिल्कुल। कि हिंदुस्तान जो है उसने झूठ बोला और उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। देखिए ये जनवरी 1971 में इंडियन एयरलाइन का एक तैयारा अगवा करके लाहौर लाया गया, ठीक, और उसके लैंड करने से पहले इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगा दिया गया और उसको जवाब बना के मशरक़ी पाकिस्तान के लिए हमारी फ़्लाइट्स जो हैं वो मनसूख कर दी गई। जी। ठीक है जी। उसके बाद जी 20 मार्च 2020 को अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन साहब जो है वो भारत के दौरे के पर आए हुए थे। इस दौरान मकबूजा कश्मीर में 36 सिखों का कत्लेआम किया गया, जिस पर इब्तिदा में इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया गया, लेकिन बाद के शवाहद ने यह साबित किया कि ये सारा जो है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसमें कोई हकीकत नहीं थी। बाद 13 दिसंबर 2001 को भारतीय पार्लियामेंट पर हमला किया गया, जिसका इल्ज़ाम बगैर किसी वाज़ेह सबूत के पाकिस्तान पर लगा। इस वाक़े को भी भारत ने सरहद पर फौजी नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया और आपको याद होगा एक ऐसी सूरत हाल थी कि मैसिव आर्मी डिप्लॉयमेंट सी ऑन बोथ साइड ऑफ द फेंस एंड आई बॉल टू आई बॉल फौजें खड़ी हुई थी। उसके बाद जनाब फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम धमाकों के नतीजे में 68 अफराद जहाँ बाक हुए, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा और इसी वाक़े की वजह से इसको बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है। ठीक है जी। और इसमें भारतीय हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों के मुलव्वस होने के शवाहद सामने आए। इस हमले का मकसद पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमल को सबूताज करना था। मुंबई में 2008 के हमले फौरी पाकिस्तान के सर थोप दिए गए, तहम तहकीकात में तसादात और ATS के सरबराह हेमंत कुरकरे की मशकूक हलाकत ने हमले के असल मुहर्रिकात वाज़े कर दिए कि कौन इसके पीछे है। दिसंबर 2015 में मोदी के अचानक पाकिस्तान दौरे के बाद जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला किया गया और भारत ने एक बार फिर बगैर ठोस सवाल के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया, जबकि तहकीकात से ये वाक़ा सफारती रवाबत को सबूताज करने की यानी साजिश साबित हुआ। फरवरी 2019 में पुलवामा में खुदकुश धमाके में 40 भारतीय हरकात मारे गए। ये वाक़ा ऐसे वक्त पर पेश आया जब सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सुल्तान पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले थे और भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया। बाद तहकीकात ने भारत के इस प्रोपेगेंडे के झूठ का भी पोल खोल दिया। जनवरी 2023 में पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने भारतीय मकबूजा कश्मीर के जिला पुंछ में एक जाली कार्रवाई का मंसूबा बेनकाब किया, जिसे भारत यौम जमहूरिया के मौके पर सरअंजाम देना चाहता था ताकि पाकिस्तान पर झूठे दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाए। ये मैंने आपको एक मुख्तसर सी तारीख बताई है अपने नाज़रीन के लिए। एक लंबी कहानी है अगर मैं बयान करने लगूं। अब सूरत हाल ये है कि अगर हिंदुस्तान किसी मिलिट्री एडवेंचर की तरफ बढ़ता है, ये सवाल पूछा जा रहा है जी। हम जिससे भी मिलते हैं ये सवाल है कि क्या हिंदुस्तान ये हरकत करेगा। तो मैं 2 बातें इसके हवाले से कहना चाहता हूँ। एक बात तो 8 फरवरी को उन्होंने 2019 को एडवेंचर करके देख लिया था, जब 2 तैयारे पाकिस्तान में आए थे। वापस तो कोई नहीं जा सका। पायलट साहब भी यहाँ पर पहले उनको जूतियाँ पड़ी, लोगों ने मारा, लोग जो मकामी पॉपुलेशन थी। उसके बाद उसको चाय वाय पिला के जख्मों की पट्टी शटी करके उसको तो फिर वाक़ा के ज़रिए आपको याद है उस वक्त की हुकूमत ने जल्दबाजी में वापस भेज दिया था। अब आप ज़रा थोड़ा सा इस रीजन का मंजरनामा जो है वो हम शेयर करते हैं अपने नाज़रीन के साथ। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है इस खित्ते में जिसकी अपने किसी पड़ोसी से नहीं बनती। बिल्कुल किसी पड़ोसी से नहीं बनती। सार्क के 7 ममालिक में से किसी एक के साथ उसकी नहीं बनती। नेपाल के साथ उसका डिस्प्यूट है, भूटान के साथ उसका डिस्प्यूट है, मालदीव के साथ उसका डिस्प्यूट है, चाइना के साथ तो डिस्प्यूट पूरी दुनिया को पता है। बांग्लादेश के साथ जो सूरत हाल है, अल्लाह का शुक्र ये है कि अब बांग्लादेश में वो सूरत हाल नहीं है जो हिंदुस्तान ने वहाँ तख्लीक करने की कोशिश की थी। हमारे इतने करीबी रवाबत हो गए हैं कि मेरे ख्याल से
जो भारत के पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस मतलब है कोनों में घुस घुस के कफ़े अफसोस मल रहे होंगे कि ये क्या हुआ है। बिल्कुल। इसे आप अल्लाह का एक मौजज़ा करार दें कि कल तक जो दावा और छाती ठोक के कहते थे हमने आज़ादी दिलाई है बांग्लादेश को, उनका अब कोई नाम लेवा नहीं है पूरे बांग्लादेश। ठीक है जी। बुखारी साहब, ये तो सबके सामने है ना कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अकेला करने के लिए भारत इस किस्म के मगर वो बदकिस्मती से खुद अकेला हुआ है ना। इस किस्म की इन सारे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बायलैटरल हैं, हमारे उनके साथ रवाबत है। अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको सपोर्ट भारत करता है, सबको पता है। अमेरिका में, कनाडा में अब इनके जो दहशतगर्दी सवाल का असल सबूत था वो मौजूद अभी है। अपनी जगह मौजूद है। वो ये है कि अगर कोई एडवेंचर होता है तो कौन किसके साथ होगा। जी देखिए, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से अमेरिका कोशिश करेगा कि सूरत हाल का सही इदराक करके और किसी की साइड लेने से पहले 2 मरतबा सोचे, इसलिए कि वहाँ लीडरशिप नहीं है। ट्रंप इज स्टक इन हिज ओन प्रॉब्लम्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि आउट राइटली अमेरिका जो है आके इसके हक में बैठ जाएगा, मुझे ये होता दिखाई नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ चाइना जो है वो खुल के पाकिस्तान की मदद करेगा और सपोर्ट करेगा। इसमें भी मुझे कोई राय, मतलब 2 राय इसके बारे में नहीं हो सकती। मुझे इसके बारे में कोई इल्यूजन नहीं है। तो जो इलाकाई सूरत हाल है वो तो पाकिस्तान के हक में मुझे दिखाई देती है। हमारे साथ पंगा लेने का हिंदुस्तान को मज़ा कई दफ़ा पहले भी चखा है उसने, और इस दफ़ा जो हमारे आर्मी चीफ की तकरीर थी, मैं फिर उसका जिक्र करने पे मजबूर हूँ। जो लबो लहजा उन्होंने इख्तियार किया, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान की मिलिट्री माइट को चैलेंज किया और कहा कि 13 लाख की फ़ौज ने क्या कर लिया आज तक, क्या चीज़ ले गए वो हमसे छीन के। वो जो बांग्लादेश की साजिश थी उसके अवामल कुछ और थे। उसके अवामल ये थे कि शेख मुजीबुर रहमान जैसा गद्दार जो है वो वहाँ पर था और उसने इस मुल्क के 2 हिस्से करने में भारत के साथ कोलैबोरेशन के साथ काम किया। लेकिन अदरवाइज सूरत हाल जो है मुझे पाकिस्तान के हक में दिखाई देती है। अब आ जाए जनाब इसके ऊपर के ऑप्शंस छोटे से क्या सवाल अगर आप इजाज़त दें तो मैं कर लूँ। बुखारी साहब, अब जिस तरह से भारत हमें तो धमकियाँ दे रहा है कि हम पानी जो है बंद कर देंगे, तो बुखारी साहब आपने भी बात भी की कि चीन यकीनी तौर पे पाकिस्तान का साथ देगा। चीन भी भारत को 30% पानी देता है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो चीन फिर हमें सपोर्ट करेगा, इनका पानी भी बंद हो सकता है। देखिए, जो इफ़ आई हैव टू ट्रस्ट व्हाट मुशाहिद हुसैन इज सेइंग, तो उससे तो यही लगता है कि इधर से इन्होंने एक्ट किया नहीं तो उधर से चाइना का एक्ट भी जो है वो सामने आ जाएगा कि चाइना भी इंडिया का पानी बंद कर देगा। अच्छा, ये तकाजा है हमारी चीन के साथ दोस्ती का भी, ये तकाजा है हम चीन को इंटरनेशनल अरीना में उसकी हर इशू के ऊपर उसको सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं। तो ये बाहमी तकाजे हैं। और चूंकि चाइना ये समझता है कि हिंदुस्तान सी पैक का दुश्मन है, वो कन्विंस है इस बात के ऊपर, क्योंकि जितनी हलाकतें यहाँ पर हुई हैं टेररिस्ट एक्ट्स में, चाइनीज़ इंजीनियर्स की, चाइनीज़ वर्कर्स की, वो सारी की सारी उसके पीछे हिंदुस्तान की रॉ है। और जो वहाँ की वो सो कॉल्ड अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो टोटल 1500 हैं, हमें तो आर्मी चीफ ने यही बताया है, उनको सपोर्ट कर करके वो कोशिश करता है कि बलूचिस्तान को ब्लीड कराता रहे। लेकिन जो अज़्म है, जो जिसका इजहार किया है आर्मी चीफ ने, वो ये है कि आ जाओ जनाब, जो करना है वो कर लो, देख लेंगे हम आप कितने पानी में। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी अपने नाज़रीन को ये तसल्ली देनी चाहिए कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो मजबूत हाथों में है। और दुश्मन अगर साइज़ में बड़ा है, दुश्मन के पास अगर ताकत ज़्यादा है, तो मुसलमानों की तो एक पूरी तारीख है कि ना हम कभी तादाद से डरे हैं, ना हम कभी असला बारूद से डरे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान कभी किसी असला बारूद से कभी नहीं डरा और पाकिस्तान का अज़्म जो है वो आज भी बुलंद है। और भारत अगर कोई एडवेंचर करता है तो भारत को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारे पास कब भी बहुत हैं और हमारी टीम भी बहुत फैंटेस्टिक है। अभी एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। उमर अयूब ने कहा है कि शरीफ ख़ानदान जब भी इक़्तिदार में आता है मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाती है। बुखारी साहब, अब जी उमर अयूब साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि शरीफ ख़ानदान भारत के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि ये भारत के साथ कारोबार करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज का एलामिया भी उसी हुकूमत का है ना जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं जी। तो इसका मतलब ये कि आज भी फिर हमने कुछ नहीं किया ना, ये कहना चाह रहे हैं ना वो, क्योंकि हम तो बिके हुए हैं उनके हाथों में बकौल इनके। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे सालों के बाद उन्होंने कुछ दरफुंतरियाँ छोड़ी हैं, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ये उन्हें पता नहीं कहाँ से बिशारत हुई है कि उनके अब्बा हुजूर का भी कोई रोल था धमाकों के, एटमी धमाके करने में, और तारीख़ के पन्नों के साथ वो खिलवाड़ ये कर रहे हैं कि वो तो डील चाहते थे क्लिंटन के साथ। दुनिया पर ये हकीकत वाज़े है कि अमेरिका ने $5 बिलियन ऑफ़र किए थे
के धमाके ना करें। ये फैक्ट खुद अमेरिका ने ओन किया है कि यस वी डिड दैट। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने अब्बा हजूर का जिक्र निकाल लिया, पता नहीं कहाँ से निकाला है, मैं इससे पहले तो नहीं सुना किसी ने। अगर किसी ने सुना हो तो मैं चैलेंज करता हूँ मुझे बता दे कि इससे पहले कभी उन्होंने अपने अब्बा हजूर का जिक्र किया हो। हाँ, उन्हें अपने दादा अब्बा का जिक्र जरूर करना चाहिए। अच्छा। उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं इस कौम के लिए, माशाल्लाह लगा के आइन तोड़ के, उसका तज़किरा भी थोड़ा सा हो जाता तो कोई हर्ज नहीं था। और दूसरी बात ये कि जो ये दावे कर रहे हैं इसकी कोई एविडेंस है तो लाए ना सामने, टीवी पर आके बताए कि ये देखें मेरे अब्बा हुजूर का बयान है, ये देखें ये फलां अखबार के अंदर उनका बयान छपा था। आप मुझे बताइए कि प्राइम मिनिस्टर मौजूद हो, फैसले कर रहा हो, तो उस वक्त किसी भी वज़ीर ख़ारजा की क्या हैसियत होती है उन फैसलों के सामने। ये मेरे ख्याल से हर हिस्ट्री का स्टूडेंट, हर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट जो है वो समझ सकता है। एनीवे, दूसरी तरफ चलिए जनाब, उन्होंने कहा कि जी सख्त एक्शन सिर्फ एक शख्स ले सकता है और वो इमरान खान है। जी, उन्होंने सख्त एक्शन लिया था 5 अगस्त 2019 को, और कश्मीर जो हड़प करवा दिया था, ये दावा करके कि मुझे क्लिंटन ने कहा है मैं सालसी करूँगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो ये अल्लाह ना करे कि वो कोई दूसरा ऐसा सख्त एक्शन ले लें। तो मेरा ख्याल है वो एक्शन लेने से बाज रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आ जाइए जनाब, फिर वही ले दे कि मुलाकातों के ऊपर जो है वो तकरारें जारी हैं, किसी को कहीं रोक लिया, किसी को कहीं रोक लिया है। पीटीआई की लीडरशिप के पास अब सिवाय मुलाकातें करने के और कोई काम नहीं है। यानी वॉर लाइक सिचुएशन है मुल्क में, वहाँ पर झगड़ा मुलाकातों में, मुझे फलां जगह रोक लिया, मुझे फलां जगह रोक लिया, मुझे नहीं मिलने दिया, अदालतों की ये हो गई, अदालतों की ये हो गई। कुछ कहने का मतलब ये है, मुतालिबात भी पीटीआई ने रखे हैं अपने। देखिए वो मुतालबात तो वही है ना जो उनको सूट करते हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं दोहरा देता हूँ। मुकदमात के आज़ाद ट्रायल किए जाएँ, तमाम सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों को ख़त्म किया जाए, क्रिमिनल केसेस में आप मुलव्वस हैं, मुल्क की आपने दफाई तंजीबात पर हमले किए हैं, आपके ऊपर थानों में मुकदमात दर्ज हैं, तो सियासी कैदी कैसे हो गए आप मुकदमों का सामना करें ना, अदालत से छूटे ना जी। ठीक है जी। फिर वो कहते हैं जी कि सारी कौम जो है 70 से 80% अवाम जो है बानी पीटीआई के साथ है, हुकूमत आँख खोलें, फाशिज़म को ख़त्म करे। ये वो बच्चगाना मुतालबे हैं जो एक पुराने वफादार बाबर रवान ने फिर से कर दिए हैं। उनको वो ये कहते हैं कि जनाब नया इलेक्शन करवाया जाए जनाब, ये उनकी ख्वाहिश के ऊपर तो इलेक्शन नहीं होते जनाब। फिर वो कहते हैं कि मुंतखब अदालतों से मुंतखब मुकदमात पर फैसले करवाए जा रहे हैं। मुझे हैरत है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस क्यों नहीं भेजती कि वो उनको मुंतखब अदालतें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुंतखब फैसले करवा रहे हैं। तो किधर गई वो सुप्रीम कोर्ट की ग्रेस और सुप्रीम कोर्ट का यानी जो उसको जिसका जो एहतराम है, वो ये किस तरीके से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो खोसा साहब, वो जो 278 लाशों वाले जो साहब हैं, वो कह रहे हैं कि रियासत के चारों स्तूनों को बर्बाद कर दिया है, हमारा लीडर अवाम के दिलों की धड़कन है, बस ये क्या क्या के खुश होते रहें। आप इससे कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। अवाम मुल्क और कानून आइन के लिए कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, अवाम नहीं कर रहे हैं, वो आपके एक्टिविस्ट कर रहे हैं, जिनको आपने इस्तेमाल करके उनके माँ बाप की ख्वाहिशों के बरअक्स जेलों में डाला हुआ है, जिनको फौजी ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। ये वो लोग हैं जिनको आप लोगों ने उकसाया था। मुल्क की बका के लिए बानी पीटीआई का वजूद लाजम है, इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, ये न्याजुल्लाह न्याज़ी साहब फरमा रहे हैं। तो जिसके मुंह में जो आ रहा है उसने हाजिरी लगवाने के लिए एक अदद बयान ज़रूर दागना होता है। बुखारी साहब, सूरत हाल तो कॉम्प्लिकेटेड है, आप वाली बात कि अब जो सूरत हाल चल रही है, लेकिन ऐसे में पीटीआई मुलाकातों वाला जो है मामला उसको उठाए रखी हुई है। बुखारी साहब, अब पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज सलामती कौंसिल के इजलास में बानी पीटीआई को भी शामिल करना चाहिए था, अपोजिशन लीडर को भी एतमाद में लेना चाहिए था, बानी पीटीआई को कॉल करते वज़ीर आज़म और इस पर कोई कंसेंसस बनाया जा सकता। ये सब ख्वाहिशात है, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब एक पोलिटिकल पार्टी हो उसके बानी ने ही एक चेयरमैन मुकर्रर किया हो, तो फिर बानी साहब को जेल से ज़हमत देने की ज़रूरत नहीं रहती ना। जब पार्टी का एक चेयरमैन है जो आप दावा करते हैं कि बाकायदा इलेक्ट हुआ है, तो फिर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना। तो ये अब मंतक अपनी जगह है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब चेयरमैन मौजूद है तो ही कैन बी इन्वाइटेड। ये अभी जो अमेरिकन कांग्रेस का डेलीगेशन आया था उसमें इन्वाइट किया था, उन्होंने गए वो, क्योंकि बानी की मर्जी के बगैर अगर वो चले जाते तो जूतियाँ कौन खाता उनकी जगह पे। इसकी मैं तफसील में जानना चाहता हूं। ये भी कह रही है कि अगर हमारी मुलाकातें नहीं करवाने दी जाती बानी पीटीआई से, तो मुजम्मिल असलम साहब ने भी कहा कि अगर बानी से मुलाकात नहीं करवाई दी जाती तो अगले बजट पर मुशावरत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, मुझे आप ये बताइए ईमानदारी से, हम आपस में तय कर लेते हैं, आपका ख्याल है कि मुलाकातें नहीं हो रही हैं? वो कह रहे हैं कौन कौन नहीं मिलता यार, खुदा के लिए बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मुलाकातें होने फिर वही बात यार, ये अलीमा खान कितनी दफा अंदर से मिलके आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इन्होंने। बस कर दे, सारा प्रोपेगेंडा है यार।
मुझे कोई एतराज़ नहीं, मिलना चाहिए भाई, मिलने देना चाहिए, लेकिन ये कहना कि मुलाकात हो ही नहीं रही जी, बस मैंने कहा ना पीटीआई के पास इसके अलावा और कोई इशू नहीं है। मुलाकातें रूटीन के मुताबिक जितनी इजाज़तें उतनी होती हैं। ये अगर इन्होंने पार्टी सेक्रेटरीट बनाया है राजेड़ को, तो ये फिर ये रोना धोना जो है चलता रहेगा। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ इन बयानात से कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ अपनी हाजिरी लगवाने तक की हद तक है, क्योंकि जेल मैनुअल, अदालतों के अहकामात और जेल एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला और ख़ास तौर से बानी की मर्जी, उसकी मर्जी से ही मिलेगा जो भी मिलेगा। जिन लोगों के ऊपर वो टिक ही नहीं करते हैं, वो बाहर बैठ के अगर बयान भी ना दे तो क्या करेंगे, सारे वो बयान। ठीक है, बानी पीटीआई जिन पर टिक करते हैं उनको मुलाकातों की इजाज़त होती है, और ऐसे में पीटीआई को इन मुलाकातों वाले एजेंडे से निकल कर कुछ और करने की ज़रूरत है। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।